नमस्कार, आप बियॉन्ड बॉर्डर्स देख रहे हैं और मैं हूं अनुज। ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है, उन्हें लेकर तमाम अनुमान गलत साबित हो सकते हैं या दिखा भी। ट्रंप के दूसरे टर्म के लिए जिन लोगों के नियुक्तियों की चर्चा थी और उन्होंने जिन लोगों को अपॉइंट किया उसे ही देख लीजिए। कश्यप पटेल को CIA के सर्वोच्च पद पर नियुक्त किए जाने की कयासबाजियां हुई, मगर ट्रंप ने जॉन रेडक्लिफ को डायरेक्टर बना दिया। विवेक रामास्वामी को भी अहम जिम्मेदारी देने की बातें हुई, मगर उन्हें DOGE में एलन मस्क के साथ जगह दी गई। DOGE में सुपर बॉस कौन होगा, किसी के लिए यह समझना मुश्किल नहीं। ईरान पर भी ट्रंप का रुख चौंकाने वाला है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। क्या ट्रंप भी इजराइल के लिए कोई प्लान बी लेकर बैठे हैं? और ट्रंप की जीत के बाद पहली बार सऊदी अरब इजराइल हमास की जंग को लेकर के मुखर हुआ है और अपने दुश्मन ईरान के साथ हमदर्दी जताते नजर आया। अमेरिका क्या करने जा रहा, थोड़ा बहुत इसके संकेत भी मिलते हैं। मिडिल ईस्ट और यूरोप के जंग की आंच को एशिया और वह भी चीन के आसपास शिफ्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। क्यों और कैसे, भारत के लिए क्या संभावनाएं हैं, आखिरी हिस्से में इस पर भी बात होगी। आप हमारे साथ अंत तक बने रहें, इसे लाइक करें, शेयर करें और चीजों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें वह भी बताना ना भूलें। दोस्तों, अभी कुछ ही दिन पहले सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर अमेरिकी परंपरा के मुताबिक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में शानदार जीत हासिल करने वाले ट्रंप ने मौजूदा प्रेसिडेंट बाइडेन से ओवल हाउस में मुलाकात की थी। मुलाकात के दौरान तमाम बातें हुई, मगर एक बात का यहां जिक्र करना जरूरी है। बाइडेन ने ट्रंप से कहा था, ईरान अभी भी अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ट्रंप भी कैंपेन के दौरान कुछ ऐसा ही मानते दिख रहे थे। बाइडेन के साथ 2 घंटे की मीटिंग चली, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रीय सलाहकार, सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने यह बताया कि बैठक में ट्रंप को जानकारी दी गई है कि अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन के लिए चीन सबसे बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, मगर ईरान अधिक प्रत्यक्ष खतरा पैदा करता है अमेरिका के सामने। एक तरह से बाइडेन प्रशासन ट्रंप को बता रहा था कि आज की तारीख में चीन की तुलना में ईरान कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। इस मीटिंग से कुछ दिन पहले अमेरिकी सरकार ने, जिसका नियंत्रण अभी भी बाइडेन के हाथ में ही है, उनके प्रशासन ने पेंसिल्वेनिया में कैंपेन के दौरान ट्रंप की जान लेने की कोशिश में साजिश का पर्दाफाश करते हुए एक अफगानी और उसके 2 हैंडलर्स का नाम लिया था। लोकल हैंडलर गिरफ्तार किए जा चुके हैं अमेरिका में। अमेरिकी प्रशासन सीधे सीधे उसने आरोप लगाया कि असल में ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान ने की थी। जिस अफगानी का नाम आया वह ईरान में ही छिपा हुआ बताया गया। ईरान ने आरोपों को अमेरिका और ईरान के संबंधों को खराब करने की साजिश बताते हुए एक तरह से कहा कि वह इसमें शामिल नहीं है। यहां कुछ बड़े सवाल खड़े होते हैं, जिसका जिक्र बियॉन्ड बॉर्डर्स के एक एपिसोड में पहले किया जा चुका है। पहला सवाल तो यही है कि मान लीजिए कि ट्रंप पर हमला कामयाब होता तो फिर सबसे बड़ा लाभार्थी कौन बनता? दूसरा सवाल, अमेरिका के अंदर ट्विन टावर जैसी ट्रंप पर हमले की साजिश करने वाले लोग आखिर अमेरिका के अंदर घुसे कैसे, और FBI पेंटागन क्या कर रहा था? तीसरा अहम सवाल यह है कि इजराइल हमास की जंग में IDF के अभियान को गजा से बाहर रोकने की तमाम कोशिश करने वाला बाइडेन प्रशासन अब क्यों अपनी बात से ही उलट विचार रखता दिख रहा है। जिस तरह बाइडेन प्रशासन ईरान को दुश्मन ठहरा रहा, ट्रंप को ईरान के खिलाफ एक व्यक्तिगत वजह दे रहा, इससे तो बाइडेन प्रशासन की इच्छा के विपरीत इजराइल हमास के जंग की आंच ईरान तक पहुंचती ही नजर आ रही है। क्या आप बाइडेन चाहते हैं कि ट्रंप ईरान के साथ भी उलझे? और चौथा सवाल यह भी है कि अमेरिका अब तक चीन को दुश्मन नंबर 1 मानता था। क्या बाइडेन अब चाहते हैं कि ट्रंप चीन को छोड़कर ईरान के नजरिए से अमेरिकी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़े, जबकि अमेरिका के सामने इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक है, जो उसे चीन से मिल रही है। मजेदार यह भी है कि ईरान के खिलाफ ट्रंप का नकारात्मक रिकॉर्ड रहा है
और अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौतों को रद्द कर दिया था। ट्रंप और उनकी टीम की राय अब तक हमेशा से गजा में इजराइल के पक्ष के साथ ही दिखी। अब तक का जो डेवलपमेंट है उसके हिसाब से यह सच में हैरान करने वाला विषय है। ट्रंप ने एलोन मस्क को ईरान के साथ एक मीटिंग करने भेज दिया। मस्क की मीटिंग को माना जाए कि असल में ईरान के साथ ट्रंप ने मीटिंग की। आखिर डोनाल्ड ट्रंप कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? हम आगे बढ़ें उससे पहले अभी जो सवाल हुए संक्षिप्त में उनके जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। पहले दोनों सवालों का जवाब है कि ट्रंप पर हमला सफल रहता तो उस हमले का फौरी जवाब आता और सबसे बड़ा लाभ ट्रंप विरोधी राजनीति को ही मिलता। तीसरे सवाल का जवाब है कि हमास हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल निर्णायक स्थिति में है। इजराइल हमास हिजबुल्लाह की लीडरशिप को लगभग तहस नहस कर चुका है। अब उनमें खड़ा होने की हैसियत नहीं है। अब उन्हें खड़ा होने में सालों वक्त लगेगा। कतर वगैरह के पीछे हटने से इजराइल हमास जंग में समझौते की राह आसान नजर आने लगी है। इजराइल मामले में ट्रंप की टीम ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि इजराइल ने जो इलाके हासिल कर लिए हैं वहां वह यहूदी बस्तियां बसाएगा। बस्तियां बसती हैं या नहीं बात की बात है, मगर इजराइल कई इलाकों में निर्माण कार्य कर चुका है, कर रहा है और उसके सबूत भी सामने आ चुके हैं। इजराइल अपने लक्ष्यों को हासिल करने के बाद अब कूटनीति के रास्ते आगे बढ़ेगा। हमास या हिजबुल्लाह अब इजराइल के सामने प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं है और ईरान की माली हालत भी उसे फाइनेंस करने की नहीं है। कोई अरब देश भी हमास की जंग में उसके साथ नहीं खड़ा होने वाला। खैर, चौथे सवाल का जवाब यह है कि ट्रंप ईरान को अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं, मगर उन्हें यह भी पता है कि ईरान की मौजूदा स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अमेरिका के हितों को नुकसान पहुंचा सके। अमेरिका के हित यानी उसकी ग्लोबल पोजीशन और कारोबारी हैसियत। उल्टे फिलहाल ईरान से उलझने पर अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होने वाला। ईरान की भी अपनी दूसरी मजबूरियां हैं। इजराइल के खिलाफ खुलकर मोर्चा लेने के बावजूद ईरान शिया होने की वजह से मुस्लिम देशों का अगुवा नहीं बन पाया जो वह बनना चाहता था। यह हकीकत है। मुस्लिम देश के अगुवा की हैसियत अभी भी बहुत हद तक तुर्की और सऊदी अरब के पास है और इसे लेकर दोनों में जारी प्रतिस्पर्धा खत्म नहीं हुई है। इजराइल के खिलाफ 13 महीने लगातार प्रॉक्सी वॉर चलवाकर ईरान को अब यह बात अच्छी तरह से समझ आ चुकी है कि अल अक्सा जैसे मुद्दे पर भी सुन्नी मुस्लिम दुनिया का भरोसा जीतना कम से कम ईरान के लिए असंभव है। इन चीजों का मतलब एलोन मस्क यानी ट्रंप के साथ ईरान का बैठना है। इसका सीधा मतलब है कि फिलहाल इजराइल ने जो इलाके जीते हैं उसको स्वीकार कर लिया जाएगा और बाकी चीजें भविष्य में कूटनीति के रास्ते तय करने का प्रयास होगा। जेलेंस्की से ट्रंप मस्क की बातचीत में भी लगभग यही फार्मूला निकल करके सामने आया मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से, जिस पर रूस ने सहमत के संकेत भी दिए। यानी 2.5 साल और 13 महीने से जारी दुनिया की 2 बड़ी जंगों के खात्मे का रोड मैप बन चुका है। अब चीजें जैसे खराब हुई थी उन्हें ठीक वैसे ही एजेंडा सेट किया जा रहा है ठीक करने का। आप इसे देख सकते हैं। इसमें चीन और तुर्की दुनिया की 2 बड़ी ताकतें हैं जिनका नुकसान सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। अभी हाल ही में सऊदी अरब के रियाद में मुस्लिम देशों की बैठक हुई। बैठक में सऊदी के 2 चिर प्रतिद्वंद्वी शामिल हुए, तुर्की और ईरान। बैठक में पहली बार सऊदी ने बहुत मुखरता से गजा और लेबनान में इजरायली कार्रवाई को रोकने पर जोर दिया। पश्चिमी मीडिया ने माना कि यह ट्रंप पर दबाव बनाने की कोशिश है। इसमें चौंकाने वाली बात यह रही कि सऊदी ने इजराइल के खिलाफ ईरानी संप्रभुता का सवाल उठाया। एक तरह से सऊदी ईरान के लिए बैटिंग करते या ईरान का मध्यस्थ बन करके सामने खड़ा हुआ। सऊदी का ईरान के लिए बोलना, मस्क के साथ मीटिंग और ट्रंप की हत्या के पीछे ईरान का हाथ होने और साजिश बताना, कतार का हमास को भगाने से कई चीजें साफ होती हैं कि ईरान सरेंडर कर चुका है। सऊदी यही चाहता भी था। सऊदी को पसंद नहीं कि तुर्की या ईरान जैसे देश मुस्लिम देशों का अगुवा बनने का प्रयास करें उसके सामने।
13 महीने तक हमास से जंग में चुप बैठा सऊदी ईरान के सरेंडर करने के बाद अब मुस्लिम देशों के अगुआ की हैसियत से खड़ा होता दिख रहा है। कोई दो राय नहीं कि उसके पीछे ट्रंप प्रशासन का बैकअप है, मोदी के साथ का भरोसा है। अरब में सऊदी अमेरिका का बहुत बड़ा पार्टनर है। मान के चलिए कि ईरान से डील हो चुकी है। तुर्की अपने आप को मुस्लिम देशों का अगुआ समझता है। अगले साल खिलाफत के 100 साल पूरे हो रहे हैं और तुर्की को उम्मीद थी कि वह तमाम समझौतों की अवधि खत्म होने के बाद फिर से मुस्लिम दुनिया में अपने ओहदे को क्लेम करेगा, जिसमें कई अरबी क्षेत्रों पर उसका अधिकार भी शामिल था। सऊदी अरब कभी भी तुर्की की इस सपने को कम से कम पूरा नहीं होने देगा। तुर्की का दुर्भाग्य है कि वह पहले से ही अर्थव्यवस्था और तमाम घरेलू मोर्चों पर जूझ रहा है। दूसरा, तुर्की सरकार की कट्टरपंथी प्रयासों, खासकर ईसाइयों के खिलाफ लिए गए कुछ फैसलों से ईसाई देशों में उसके खिलाफ नकारात्मक माहौल बना हुआ है। तुर्की रूस के खिलाफ यूक्रेन को ड्रोन भी बेच रहा, नेटो में भी शामिल है और ब्रिक्स में भी शामिल होना चाहता है, जिसे भारत रूस ने मिलकर के खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने जो मैप जारी किया था पिछले दिनों, उसमें ईरान से तुर्की जाने वाले रास्ते को दुनिया की परेशानी की सबसे बड़ी वजह बताया गया। उसमें तुर्की अलग थलग है आज की तारीख में और यह चीज भारत, इजराइल, अरब, रूस और पश्चिम सबको पसंद है। मिडिल ईस्ट में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए तुर्की उकसाता रहता है। ईसाई पड़ोसियों से भी उसके रिश्ते संवेदनशील हैं। चूंकि तुर्की सुन्नी मुल्क है तो ईरान और कुर्दों के साथ भी उसकी नहीं बनती। दूसरी तरफ इजराइल हमास की जंग में यह बार बार सामने आ चुका है कि अमेरिका के खिलाफ, भारत के खिलाफ चीन एंटी अमेरिकी सेंटीमेंट का इस्तेमाल कर रहा था और उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी। इजराइल हमास की जंग भारत से मिडिल ईस्ट, यूरोप तक जाने वाले कॉरिडोर की घोषणा के ठीक बाद पिछले साल अक्टूबर में दिखा था, जब हमास ने हमला किया था। ध्यान रहे, जो कॉरिडोर भारत से अरब के रास्ते निकलेगा वह आगे इजराइल के हाइफा पोर्ट से ही होकर यूरोप पहुंचेगा, समुद्र के रास्ते। अरब देशों का स्टेक आप समझ सकते हैं और हमास को वहां अचानक क्यों उकसाया गया जानना मुश्किल नहीं। चीन ईरानी चैनल से लगातार हमास और हिजबुल्लाह को बैक कर रहा था। हूथियों के जरिए मालवाहक जहाजों पर हमला असल में भारत से यूरोप में होने वाले कारोबार को प्रभावित करने का प्रयास था। ऐसा साफ साफ दिख रहा है कि बाइडेन ट्रंप को कहीं और उलझाना चाहते हैं। बाइडेन प्रशासन ऐसा इसलिए नहीं कर रहे कि वे चीन या किसी और के हमदर्द हैं, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि ट्रंप के कार्यकाल में भी चीजें खराब बनी रहें और भविष्य में अमेरिका की सत्ता में डेमोक्रेट की वापसी का रास्ता बने या रास्ता साफ हो। ट्रंप को पता है कि ईरान से उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, उल्टे उनका नुकसान ही होगा। हमास, हिजबुल्लाह की ताकत खत्म हो चुकी है। ईरान जिंदा भी करना चाहे तो उसे सालों लगेगा दोबारा इन्हें खड़ा करने में। गजा के लिए मुस्लिम दुनिया यानी अरब कूटनीतिक सिंपथी जरूर जता रहा, मगर भारत से यूरोप जाने वाले कॉरिडोर में अरब दुनिया का भी बहुत बड़ा स्टेक फंसा हुआ है। इससे तुर्की को लेकर सऊदी की जो चिंता है वह भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बाइडेन प्रशासन कुछ भी करे, ट्रंप का निशाना साफ है। वे जंग को मिडिल ईस्ट, रूस, यूक्रेन से निकाल कर जो तनाव था कहीं और, उसे कहीं और शिफ्ट करके अमेरिकी हित साधेंगे। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक ही दिख रहा है अभी तक। अब ऐसा हो नहीं सकता कि एक जंग चलती ही रहे सालों साल, वह भी ऐसी जंग जो सीरिया जैसी नहीं है, बल्कि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग है, जिसमें दुनिया की महाशक्तियां प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर शामिल है, शामिल भारत। और कहीं ना कहीं अमेरिका की फिलहाल जो हालत है उसमें कोविड महामारी से उपजे हालात के साथ ही इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जंग चीन के आसपास या फिर एशिया में शिफ्ट होने से अमेरिका चीन को उलझाकर उसकी कारोबारी और कूटनीतिक ग्रोथ को रोक देगा। वैसे भी ट्रंप की जीत के नायकों में दुनिया के जिन नेताओं का नाम आया उनमें नेतन्याहू, पुतिन, मोदी और किम जोंग उन का नाम शामिल है। ये सब के सब कम से कम ट्रंप के सामने चीन के साथ खड़े नहीं होने वाले, फिलहाल की स्थिति में तो नहीं। चीन को इसका अंदाजा है और वह लगातार साउथ चाइना सी में एक्टिव है इन्हीं चीजों को लेकर।
वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान, फिलीपींस के खिलाफ चीन आक्रामक अभियानों के जरिए अपनी जनता का ध्यान बटा रहा। ट्रंप के बाद उसके लिए स्थितियां और ज्यादा खराब होने वाली हैं। ट्रंप बेतहाशा टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से अमेरिकी कंपनियां चीन छोड़ के निकल रही हैं और इनका असर चीन की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जो पहले ही बहुत खराब है। तो कोविड महामारी के बाद जिनपिंग की कोशिश थी कि इसे सीमा पर झड़पों के जरिए मैनेज किया जाए, जो चीन के अंदरूनी हालात थे। भारत के खिलाफ उनकी योजनाएं भागीरथ प्रयास करने के बावजूद टिक नहीं पाई। संभावित खतरे को भांप कर वे पीछे हट गए, लेकिन दूसरे मोर्चों पर आक्रामक हैं। फिलीपींस के खिलाफ अभी हाल ही में चीन ने उकसाने वाली कार्रवाई की है। चीन की तीनों सेनाएं पूरे क्षेत्र में लगातार ड्रिल कर रही हैं, मिलिट्री ड्रिल कर रही हैं। पश्चिम को एशिया में जंग शिफ्ट होने से जरूर राहत मिलेगी। चीन को क्षेत्रीय तनाव में उलझाकर ट्रंप अपनी योजनाओं को बिना अपने पार्टनर्स को नाराज किए बिना अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। मोदी के दोनों हाथों में लड्डू हैं। भारत बेहतर डील करने की स्थिति में होगा। संभावनाएं भविष्य के लिहाज से बेहतर है। भारत चीन के साथ मर्जी के मुताबिक व्यापार भी कर सकता है। अगर चीन अमेरिकी चुनौतियों से निपटना चाहेगा तो, और भारत पश्चिम के साथ भी कारोबार करता रहेगा, जैसे रूस के मामले में वह कर रहा है। दोनों जंगों के खत्म होने और जंग कहीं और शिफ्ट होने से भारत अरब यूरोप कॉरिडोर भी शुरू होगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा भारत को ही मिलने वाला है। एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाओं में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।